आशी के सर पर चकरा रहा होता था और आशी के मुताबिक यही खतरनाक उल्लू इसे मौके वारदात पर लिए जाता था। हम सब ने अपने अपने मखसूस दुआओं से पड़े हुए खंजर हाथ में थामे हुए थे। मैंने इन दोनों और बाकी अहलकारों को इशारा किया, इसलिए वो चुपने होकर चलने लगे। फिर जिम ही कोई उल्लू हमारे नजदीक आता, हम इस खंजर के साथ इस पर हमला कर देते, जिसके नतीजे में वो फौरन हलाक होते चले गए। बस एक बड़ा और खौफनाक उल्लू रह गया था। जैसे मैंने मारना चाहा मगर वो फिर से उड़ गया और मेरी नजरों से गायब हो गया। इस उल्लू को नजरअंदाज करके हम आगे बढ़ने लगे, मगर एकदम वहाँ बदबू बहुत ज्यादा फैलने लगी और हम सबको अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई। इस दौरान हम सबसे कुछ भी पड़ा नहीं जा रहा था। फौजिया जोर जोर से खांसने लगी। बाकी अहलकारों और राहत अली की हालत भी गैर होने लगी। उन सब की सांसें मुश्किल से चलने लगी। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मुझे पीर मेहताब अली शाह का दिया हुआ नुस्खा याद आया। इसने मुझे पानी की एक छोटी बोतल दी थी और कहा था कि अगर मिसला बढ़ जाए तो चंद कतरे पानी के पी लेना, सब ठीक हो जाएगा। वो बोतल में साथ लाया था। मैंने बैग खोला, बोतल निकाली, चंद कतरे जल्दी जल्दी सबको पिलाना शुरू कर दिए। आखिर में मैंने खुद भी पी लिए। कुछ ही लम्हों में हम सब ठीक हो गए। यूं हम तेज रफ्तारी से कमरे में पहुंच गए। मैंने जल्दी से खुफिया रास्ता तलाश किया और जल्दी से हम इस्तन रागुजर से चलने लगे। एक दो रुकावटों के बाद काला पानी आ जाना था, जहां आशी को इसके बालों समेत बांधा हुआ था। हम आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब काले पानी वाली जगह कुछ फासले पर रह गई थी कि हमारे सामने वो बड़ा उल्लू दोबारा आ गया। इस बार मैंने खंजर पर खास वर्द कर लिया था। जो ही वो उल्लू नजदीक आया, मैंने खंजर उठाकर उसकी जानिब उछाल दिया। निशाना एकदम ठीक उल्लू को जाकर लगा और वो हमारे सामने फड़फड़ाने लगा। फिर वो तड़पने लगा और चंद ही लम्हों में हलाक हो गया। उल्लू के मरते ही अगले तंग रास्ते खुद ब खुद कुशादा होने लगे। सब हैरत ज़दा होकर रास्तों को देखने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें काले पानी से भरा हुआ वो कमरा नजर आ गया, जहां आशी को इसके बालों के साथ बांध कर रखा गया था। हम सब इस तरफ भाग कर आए। मैंने खास वर्द करके पानी में फूंक मार दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी में हलचल मच गई। राहत अली ने सिपाहियों को चुप न रहने का कहा, जबकि मैं और फौजिया पानी में आशी के बाल ढूंढने लगे। अचानक हमें काले पानी में कुछ ज्यादा काला नजर आया। जूं ही मैंने सटक पानी में डाली, आशी के बाल सटक से लिपटे नजर आ गए। मैंने फौरन से उनको ऊपर उठाया। फिर बाल नजर आते ही मैंने जोर से खींचा। बाल खींचते ही कमरे का काला पानी नीचे होने लगा। आशी के बाल मैंने मजबूती से पकड़े हुए थे। कुछ ही देर में सारा काला पानी खत्म हो गया। अब आशी हमें पूरी नजर आने लगी। मैंने इसके बाल मजबूती से पकड़े हुए थे। बैग से मैंने कैंची पहली से निकाली हुई थी। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर मैंने आशी के हद से ज्यादा बालों को आधे से ज्यादा काट लिया। बाल काटते ही आशी एकदम इंसानी शक्ल में एक, ताहम इसकी हालत इंतहाई गैर थी, इसलिए इसने बस एक बार आँख खोली फिर बेहोश होगी। मैंने इसे जल्दी से उठाकर अपने कंधे पर डाला और सबसे वापस चलने का कहा। इस दौरान हमें एक लंगड़ा शख्स दूर से नजर आया, जो अब वापसी के रास्ते पर निकलने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने इसे पकड़ने का कहा, मगर वो लंगड़ा होने के बावजूद तेजी से निकलता चला गया। हम सब भी तेजी से इस खौफनाक जगह से निकलने लगे। आशी को मैंने एहतियात से उठाया हुआ था। इस दौरान वापसी के रास्ते पर चीखो पुकार मच गई, जैसे बहुत सारी बलाएं रो रही हो।
अब हम तंग रास्ते से निकलकर इस छोटे दरवाजे के पास आ गए थे, जहां से इस बदबू वाले घर में दाखिल हुए थे। लंगड़ा शख्स जिसने हमसे पीठ फेरी हुई थी तंग दरवाजे से बाहर निकलने ही लगा था कि इंस्पेक्टर ने अपना खंजर जिस पर वुर्द पड़ा हुआ था इसे जोर से दे मारा, जो सीधा इसकी पीठ। लंगड़ा शख्स जिसने हमसे पीठ फेरी हुई थी तंग दरवाजे से बाहर निकलने ही लगा था कि इंस्पेक्टर ने अपना खंजर जिस पर वुर्द पड़ा हुआ था इसे जोर से दे मारा, जो सीधा इसकी पीठ पर जाकर लगा। वो नीचे गिर पड़ा। इंस्पेक्टर ने जाकर उसकी गर्दन दबोची, फिर पूछा, कहाँ है धामो, जल्दी बताओ वरना यहीं काट कर रख दूंगा। इसने घटी घटी आवाज में कहा। वो कब्रिस्तान में अपने पतले की हिफाजत कर रहा होगा। इंस्पेक्टर ने इसे गर्दन से पकड़ कर कहा, चलो हमारे साथ कब्रिस्तान। फिर हम सब इस लंगड़े के साथ कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े। कब्रिस्तान का फासला यहाँ से ज्यादा नहीं था। आशी को मैंने उठाया हुआ था क्योंकि जब तक धामोहे का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता इसकी जिंदगी को खतरा लायक रहना था, इसलिए इसे साथ ले जाना जरूरी था। लंगड़े के साथ हम चंद मिनटों में मकामी कब्रिस्तान में पहुंच गए। ये एक कदीमी कब्रिस्तान था जो काफी बड़ा था। हम सब तेजी से इसमें घुस गए और जाकर धामों को ढूंढने लगे। एक जगह पर मुझे शक हुआ, दरख्तों का झुंड था और साथ ही कुछ पुरानी कब्रें भी थीं। हम तेज रफ्तारी के साथ इस तरफ चल पड़े, जबकि राहत अली ने तमाम सिपाहियों को कब्रिस्तान में फैलने का हुक्म दे दिया। आशी को मैंने एक जगह पर लिटा दिया और फौजिया को उसके साथ बिठा दिया। फिर मैंने फौजिया से कहा, आशी का हाथ पकड़े रहना, तावीज की वजह से कोई इसे तुम से छुड़ा नहीं सकेगा। इसने इस बात में सर हिला दिया। फिर मैं दरख्तों के झुंड के जानिब बढ़ने लगा। राहत अली मेरे साथ था और उसने लंगड़े आदमी की गर्दन पकड़ी हुई थी। जूं ही हम झुंड के करीब पहुंचे, एक कब्र भयानक तरीके से फटी हुई थी और इसमें अजीब सा सुराख बना हुआ था। मैंने कहा, यकीनन धामो इसी सुराख के अंदर छप कर बैठा है। फिर मैंने और राहत अली ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सुराख के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। जूं ही हम दाखिल हुए, धामो एक पतले को उठाए खूनखार नजरों से हमें घूर रहा था। इसकी आंखों में काफी खौफ था। इसका एक बाजू टूटा हुआ था। इसके बावजूद वो हमें ललकारते हुए कहने लगा, निकल जाओ इस कब्रिस्तान से वरना इस कब्र में तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा। मैंने जवाब देते हुए कहा, खबर तो तुमने अपनी सिलेक्ट कर ली है, बस अब इसमें तुम्हारा मरना बाकी है। ये सुनकर उसने अपने पतले को एक बाजू से थामा और पीछे की जानिब बढ़ा, मगर सुराख आगे बढ़ा नहीं था, इसलिए वो लड़खड़ा गया। फिर फौरन संभल कर मुंह खोलने ही लगा था कि मैंने आगे बढ़कर खंजर उसकी गर्दन पर रखा और वो खबीस पतला इससे फौरन छीन लिया। फिर मैं इस पतले को लेकर सुराख से बाहर निकला और खंजर के साथ इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, जबकि राहत अली धामों को गर्दन से पकड़े हुए सुराख से बाहर आ गया। जूं ही धामों की नजर टूटे हुए पतले पर पड़ी, वो खौफनाक चीखें निकालने लगा। वो जादू करने की कोशिश करता, मगर कुछ भी उसके मुंह से निकल नहीं रहा था। इसकी कोई आवाज मुंह से बरामद नहीं हो रही थी, बस वो थर थर कांप रहा था। इसकी तमाम ताकतें छिन चुकी थी। वो एक लागर वजूद के साथ सबको अपनी कानी आंखों से देख रहा था। इसकी सबसे बड़ी ताकतें उल्लू और पतला था, जो दोनों खत्म हो चुके थे। फिर मैंने इसे ललकारते हुए कहा, देख लिया तुमने अपनी शैतानी हरकतों का अंजाम। अब तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि तुम ना मर सकोगे और ना जी सकोगे। फिर इंस्पेक्टर राहत अली ने इसे हथकड़ियां डाली। बाकी सिपाहियों ने इसे गर्दन से पकड़कर थाम लिया।
जबकि ताकत छन जाने की वजह से इसका वजूद मुसलसल कांप रहा था। मैंने आशी को कंधे पर और हम सब कब्रिस्तान से रवाना हो गए। वापसी के सफर पर इंस्पेक्टर राहत अली धामों को लेकर थाने चला गया, जबकि मैं फौजिया बहन के साथ आशी को अस्पताल ले आया। इसे एडमिट करा के घर फोन करने लगा। 2 दिन के मुसलसल इलाज के बाद आशी ठीक होकर बोलने और चलने फिरने के काबिल हो गई। मुझे देखकर बार बार मेरा शुक्रिया अदा करती रहती थी। 2 दिन के बाद मुझे बाबा जान और अम्मा ने इजाजत दी कि मैं आशी को अपने घर में लेकर आ सकता। इस दौरान फौजिया आशी से मुसलसल मिलने आती रही। जब आशी तंदुरुस्त हो गई तो फौजिया एक दिन हमारे घर आई और कहा कि आप और आशी को मेरे साथ आशी के गांव चलना है, जहां इंस्पेक्टर राहत अली ने गांव वालों से मिलने का प्रोग्राम सेट किया हुआ है। मैं ये खबर सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि राहत अली ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। खैर, हम कुछ देर में तैयार होकर आशी के गांव की तरफ चल पड़े। आशी के साथ फातिमा और फौजिया भी थी। जब हम सब अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, लोग एक हुजूम की सूरत में इकट्ठे थे। वो आशी को निकलता देखकर खौफजदे हो गए, मगर राहत अली ने सबको पुरसुकून किया और कहा, चुप करके सब बैठ जाएं और मेरी बात तवज्जो से सुने। फिर इंस्पेक्टर राहत अली ने लाउड स्पीकर में आशी के साथ होने वाले तमाम वाकयात का तफसील से जिक्र कर दिया, जिसे सुनकर लोग हैरतज़दा रह गए। फिर इंस्पेक्टर ने मेरा तारुफ भी कराया। सब गांव वालों से कहा कि मिसुम जैसे बाहिम्मत नौजवान की वजह से आशी आज जिंदा आप लोगों को नजर आ रही है, वरना कुछ ही दिनों के बाद वो सचमुच की एक डायन बन जाती, जिससे बचना फिर किसी के बस की बात न होती। कुछ ही लम्हों के बाद मजमे में फराज निकला और आकर कहने लगा, ये सब झूठ है, आशी मेरे माँ बाप के कातिल है। फिर उसकी नजर जूं ही फौजिया पर पड़ी तो वो हैरान होकर इसे देखने लगा, जो आशी के साथ खड़ी थी। फौजिया आगे आकर कहने लगी, झूठ तो तुम्हें बताया गया था फराज, जबकि हकीकत इंस्पेक्टर राहत अली बता रहा है। ये सुनकर वो फौजिया को देखने लगा। इंस्पेक्टर अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। अब लोग फराज को अजीब नजरों से देख रहे थे, जबकि आशी को तरस भरी नजरों से देखते हुए अफसोस करने लगे। कुछ देर के बाद हम मजमे से वापस लौट आए। फौजिया अपने घर चली गई, जबकि आशी और फातिमा मेरे साथ वापस आ गई। 5 माह गुजर चुके हैं। आशी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। और बाकी में एक बात बताना भूल गया, आज मेरी आशी के साथ शादी है। प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आखिरकार माजी में वो एक डाइन रह चुकी है, और हाँ, 6वीं डाइन की बदरू को भी मैंने शादी में इनवाइट कर रखा है। खत्म। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द एक दिलचस्प नावल शुरू करने वाली हूँ। इस नावल को सुनने के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी चैनल पर नई नई कहानियों की अपडेट अब दोस्तों तक पहुँचती रहे। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक अब सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।